कट कर दिया। हाँ, चलिए देखिए, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। नंबर 2, टेम्परेचर। नंबर 3, ह्यूमिडिटी। नंबर 4, विंड स्पीड। तो देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन, इसमें आपको सरफेस एरिया और टेम्परेचर के बारे में अगले दिन आपको बता दिया था। अब यहाँ तीसरा पॉइंट आता है ह्यूमिडिटी। और ये ह्यूमिडिटी पहले ये समझना होगा कि ह्यूमिडिटी क्या होता है। तो ह्यूमिडिटी के बारे में ये समझिए, जो दैट एयर which present the small water molecules in the atmosphere, that air is called humid air and this process is called humidity. तो ह्यूमिडिटी का मतलब हो गया कि जो एटमॉस्फेयर में जो एयर होते हैं, उस एयर में जो स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, तो उस एयर के गैपिंग में क्या होता है, पहले से एडजस्ट होते हैं। ठीक है, तब ऐसे एयर यदि हैं तो उस एयर में यदि हम कपड़े धो करके और बाहर फैला दिए हैं तो कपड़े आपके देर से सूखेंगे। कपड़े क्या होंगे, देर से सूखेंगे। क्यों देर से सूखेंगे? तो वजह है उसका, जो कपड़े से सन का हीट जब पड़ता है तो उसका पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी को प्राप्त करके जब वह पोजीशन को छोड़ता है और एटमॉस्फेयर में जाता है, तो एटमॉस्फेयर के एयर में उसके जो स्पेस होते हैं उस स्पेस में जाके सेटल्ड होता है। लेकिन एयर के स्पेस में पहले से स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट ह्यूमिडिटी के कारण क्या है, पहले से सेटल है। इसलिए कपड़े से जो स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट फिर पोजीशन छोड़ करके निकलेंगे, वह निकल नहीं पाता है। बात फॉलो किए? तो इसीलिए होता क्या है, जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है तो उस समय कपड़े आपके देर से सूखते हैं। बात समझे? तो उसके बारे में आप फिर लिखिए दूसरा पॉइंट, इफ, उसमें पॉइंट लिखिए जो इफ द ह्यूमिडिटी is increased, then the rate of evaporation is decreased. दूसरा पॉइंट में लिखना है, if the humidity
is decreased, then the rate of evaporation is increased, और अंतिम में फिर फाइनल कंक्लूजन हम क्या देते हैं, द रेट ऑफ evaporation is inversely proportional to the humidity तो यहाँ ये देखो क्या है, the rate of evaporation is inversely proportional to the humidity, inversely proportional। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या समझ रहे हो, इनवर्सली का मतलब समझ रहे हो, जस्ट उल्टा, उल्टा का क्या मीनिंग हो गया कि यदि ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में अधिक होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घटेगा, कम होगा, और यदि ह्यूमिडिटी कम होगा एटमॉस्फेयर में तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो जब कभी हमको ये एटमॉस्फेयर में मिलता है कि जो ह्यूमिडिटी वाला एयर है और तो उस समय यदि कपड़े हम डाल देते हैं सूखने के लिए तो कपड़े आपके देर से सूखते हैं। वजह क्या है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है और उस ह्यूमिडिटी के कारण रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो कपड़े के अंदर जो पानी है वह इवेपोरेट जल्दी नहीं हो पाता है, तो कपड़े को सूखने में देर लग जाता है। समझे? तो ये इसमें समझ गए आप, जो एक फैक्टर था जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करता था। तो इवेपोरेशन से ह्यूमिडिटी यदि होगा तो वह भी इफेक्ट हो रहा है। इससे पहले दो बताए थे, एक सरफेस एरिया और दूसरा बताया था टेम्परेचर। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है, और डिक्रीज होने से फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज करता है। टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर यदि डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज करेगा। मतलब टेम्परेचर और सरफेस एरिया दोनों रेट ऑफ इवेपोरेशन का क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर और सरफेस एरिया दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, रेट ऑफ इवेपोरेशन। लेकिन यहाँ ह्यूमिडिटी वाला में केस क्या है, अलग है। यहाँ है रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी यदि बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घटेगा, और ह्यूमिडिटी यदि घटेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ गए? अब अंतिम फैक्टर्स जो है वह है विंड स्पीड। अंतिम फैक्टर क्या है, विंड
विंड स्पीड। पहले तो ये बताओ कि विंड क्या होता है, तुम बताओ विंड क्या। WIND विंड। विंड मीन्स क्या होता है? हवा। और एयर मीन्स क्या होता है? हवा। तो फिर यहाँ विंड क्यों लिखा गया? दोनों का मीनिंग हवे है, तो यहाँ विंड क्यों लिखा है, तुम बताओ। विंड का मीनिंग क्या हुआ? हवा। और एयर? उसका भी हवा। ठीक, तुम बताओ। जी, जब तेज हवा चलती है उसी को विंड कहते हैं। हाँ, तेज हवा को विंड कहते हैं। ठीक है, सही बताया। बैठ जाओ। देखिए, पहले विंड को समझो, तब समझोगे फिर इसका इफेक्ट इवेपोरेशन पर कैसे पड़ता है। एक होता है एयर, जैसे इस रूम में अभी हैं, पंखा उंखा कुछ नहीं चल रहा है, तो क्या इस रूम में एयर है कि नहीं? हवा है। हवा तो है, लेकिन शरीर में लग नहीं रहा है। लगता है क्या? लेकिन अभी यदि पंखा चला दिया जाए तो तब क्या होगा? शरीर में हवा जो लगेगी उसका महसूस होगा ना। तो क्यों? तो इस रूम में जो एयर है उसके काइनेटिक एनर्जी को वह पंखा क्या करता है? इंक्रीज कर देता है, उसका स्पीड बढ़ जाता है। स्पीड बढ़ जाता है तो वह एयर हमको शरीर में लगता है, तो हम कहते हैं कि नहीं, पंखा ठीक है, चल रहा है। कभी कभी आंधी आती है ना, कभी कभी आंधी आती है, तो उस समय जो है आपके बाल कपड़े उस आंधी में यदि होते हैं तो क्या होता है? उड़ने लगता है ना। तो उस समय क्यों उड़ने लगता है? तो उसी को कहते हैं विंड। यानी कुल मिलाकर के ये ध्यान में रखिए, जो बहती हुई हवा जो होती है उसको कहते हैं विंड। मूविंग एयर। हाँ, मूविंग एयर। वह हुआ क्या? विंड कहलाता है। अब उसी के बारे में यहाँ आपको पढ़ना है कि यदि एटमॉस्फेयर में विंड का स्पीड बढ़ जाए, स्पीड क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। कैसे? कैसे इफेक्ट डालता है? तो हम बता देते हैं ये कैसे होता है। घर में टेबल फैन होता है, तो आज से 5-7 साल पूर्व की बात है, जो यहाँ कढ़ाई से बस्ता बेस की परीक्षा होती थी, और उसमें रुमाल भी देखा जाता था। रुमाल नहीं है तो वह फर्स्ट नहीं करेगा, उसके पास में रुमाल नहीं। तो संजोग से उसके घर पर गए, लड़का यहीं पढ़ता था, और घर पर टाइम हो गया है और आज बस्ता बेस की एग्जाम है स्कूल में। तो उसको पूछे, जो अभी तक गया नहीं है, तो जी अब खाना खाएंगे या चल देंगे अब। तो वह खाना जो खाएगा तो पॉकेट में हाथ दिया तो देखता है रुमाल तो गंदे है, हम तो आज फर्स्ट कर नहीं पाएंगे। तुरंत रुमाल को क्या किया, वो साबुन लगाया, साबुन लगा के पानी निचोड़ करके उसके घर में एक टेबल फैन था, टेबल फैन में उसका दोनों कोना जो है सो बांध दिया, और पंखा को फुल कर दिया, 5 कर दे दिया और छोड़ दिया। रुमाल एकदम उड़ रहा है, उसमें पंखा में बंधा हुआ है, और वह खाना खाने के लिए बैठ गया। खाना खाया, जब तक वह खाना खाया तब तक उसका रुमाल क्या हो गया? सूख गया। समझे? उसको चपोत करके पॉकेट में लिया, और पॉकेट में ले करके आ गया। वह लड़का यहाँ बस्ता बेस में हाजिर हुआ, वह फर्स्ट भी किया। तो मतलब ये है कहने का, जो वह पंखा में क्यों लटकाया था? लटका तो दिया, ये तो तुम लोग भी जानते हो कि हवा चल रही है, उसमें यदि कपड़े दे देंगे तो हवा से कपड़े सूख जाते हैं, जानते हो ना, जो हवा से कपड़े सूख जाते हैं।
लेकिन उसी का रीजन ढूंढना है कि जो हवा आखिर क्या करता है जो कपड़े सूख जाते हैं। कपड़े सूखने का मतलब हो गया कि कपड़े के अंदर जो पानी है उसका छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट उस कपड़े से बाहर निकला कैसे, और बाहर कैसे निकलेगा। यदि हम एयर में डाल दिए, धूप में नहीं डाले हैं, एयर में डाल दिए, तो एयर उसको क्या किया, जो पानी को निकाल दिया। तो वह एयर करता है क्या, तो जो विंड स्पीड के बारे में कह रहे हैं, तो जैसे ही एयर का स्पीड तेज हो जाएगा, तो स्पीड तेज होने से कपड़े के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट छोटे छोटे होते हैं वह तो कंटिन्यूअसली मूविंग कंडीशन में पहले से होते, लेकिन यहाँ जब विंड स्पीड बढ़ जाता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। और काइनेटिक एनर्जी जैसे इंक्रीज करता है तो वह अपने पोजीशन को कपड़े से छोड़ता है, डिस्टेंस बढ़ाता है, और डिस्टेंस बढ़ाते बढ़ाते उस पॉइंट पर पहुंच जाता है जिस पॉइंट पर गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। तो वहां जब पहुंचता है तो वह फिर क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, जिसको कहते हैं इवेपोरेट हो गया। तो जितना अधिक स्पीड हम बढ़ा देते हैं उतना अधिक काइनेटिक एनर्जी को वह गेन करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स, और वही वाटर मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी को प्राप्त करके उसको क्या करता है, कपड़े से बाहर कर देता है। तब कपड़े हमारे क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। बात समझ गए। तो अब इसमें पॉइंट लिखना है, नंबर 1 में है जो इफ द विंड स्पीड is increased, then the rate of evaporation is increased. दूसरा में if the wind speed is decreases, then the rate of evaporation also decrease. तो फाइनली क्या करेंगे, फिर फाइनली हो जाएगा the rate of evaporation is directly proportional to the wind speed.
फाइनली क्या देखें, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विंड स्पीड। तो ये 4 फैक्टर थे इवेपोरेशन के। 2 फैक्टर कल बताया था और 2 फैक्टर आज देख लिया। तो ये इवेपोरेशन में तो अब कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, जो हाउ डज इवेपोरेशन काउज कूलिंग। अब इवेपोरेशन के कारण ठंडक महसूस करते हैं हम लोग। क्यों? इवेपोरेशन के कारण ठंडक महसूस करते हैं। यदि इवेपोरेशन होता है तो ठंडा लगता है। आप लोगों ने देखा होगा गर्मी के दिनों में यदि आगे स्पेस खुला हुआ है और काफ़ी अधिक गर्मी है और शाम के समय में फिर यदि बैठना है तो आगे जो खुला जगह है उस खुले जगह में 2-4 बाल्टी पानी छिड़क देते हैं और पानी छिड़क के झाड़ू मार करके फिर वहाँ इत्मीनान से बैठते हैं तो कुछ ठंडक का महसूस होता है ऐसा। या शाम को यदि छत पर बैठना चाहते हैं तो छत काफ़ी हीट रहता है। भर दिन जो धूप लगा है उस हीट को छत क्या किया है, एब्जॉर्ब किया। तो वह धूप के कारण छत पर भी राहत नहीं मिलती। तो कुछ लोग क्या करते हैं, छत पर बैठने के लिए छत पर भी पानी छिड़कते हैं। छत ठंडा हो गया तब फिर बैठते हैं। ऐसा देखे हो क्या कि नहीं देखे? तो ये छत पर पानी देना या बाहर यदि कोई स्पेस है वहाँ बैठते हैं तो वहाँ पर पानी छिड़क देने से कुछ राहत महसूस होता है गर्मी में। तो वजह क्या है, कारण क्या है, क्यों पानी छिड़क देने से ठंडापन क्यों आ जाता है? कोई बता सकते? बताइए क्यों पानी छिड़क देते? अरे वो पानी जो छिड़के ना वो ना इवेपोरेट होके ऊपर चले जाता है। हाँ, छोटा होता है। ऊपर चले गया तो फिर ठंडा कैसे होगा? वो छत को ठंडा कर देता है। कैसे? वही तो हम भी पूछ रहे हैं। यानी उसका छत का हीट, वो जो वाटर है वो खुद एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट हो जाता है। चलो कुछ हद तक आ गए। तुम बताओ। छत का सरफेस में जो हीट होता है वो पानी को इवेपोरेट करने के लिए पानी से हीट अब्जॉर्ब करता है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर देता है। इसके कारण वो इवेपोरेट करता है, उससे उसका सरफेस कूल हो जाता है। सरफेस के साथ साथ सराउंडिंग भी कूल हो जाता है। चलिए अब हम बताते हैं। छत पर पानी छिड़क देने से क्या हुआ? छत पर पानी क्या है, ठंडा पानी छिड़क दिया और छत में पहले से हीट एब्जॉर्ब किया हुआ है तो वह हीट गेन कौन करता है? वाटर। और वाटर जब गेन करता है तो वाटर में उसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट तो होता है जिसके बीच में स्पेस होता है ना। तो जैसे उसको हीट मिलता है किससे? छत के द्वारा। तो छत से हीट लेकर के ये पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से धीरे धीरे इसका स्पेस क्या होता है? इंक्रीज करने लगता है। और इंक्रीज करते करते जब काफ़ी इंक्रीज हो जाता है उस पोजीशन में चला जाता है जिस पोजीशन में किसी गैसियस पार्टिकल्स होते हैं। तो वहाँ तक जब इंक्रीज कर जाता है तब वह वाटर क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। और इवेपोरेट हो करके कहाँ जाता है? सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें जो स्पेस है उसमें जाकर के वह स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट के रूप में गैपिंग में एडजस्ट हो जाता है। तो सराउंडिंग भी कूल हो जाता है वाटर के कारण और छत भी आपका क्या हो जाता है? इवेपोरेशन के कारण
ठंडा हो जाएगा। समझ में आई बात? तो यही कारण है कि जो स्पेस में पानी छिड़क देते हैं तो ठंडक महसूस करते हैं। ये पानी को छोड़िए, एक आता है नेल पॉलिश रिमूवर, देखे हो? तो नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है उसका केमिकल नेम होता है एसीटोन। वह क्या है? एसीटोन है। और उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, समझे? इतना कम होता है कि उसको यदि स्किन पर एक बूंद कहीं भी डाल लो तो उतने दूर में स्किन में तुमको बहुत ज़्यादा ठंडक का अनुभव होगा। ऐसा लगा ही हो गया। नेल पॉलिश को हटाने के लिए वो लिक्विड नहीं आता है, पानी जैसा होता है, देखे हो ना? तो कभी उसका यूज किए हो? डॉक्टर सुई वाला स्प्रिट कहिए, स्प्रिट होना तो वह एसीटोन होता है। वह जो लिक्विड आता है इतने बड़े शीशी में रहता है, वह पानी जैसा होता है। जैसे एक बूंद डालने से क्या हो जाता है, आपके बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर पर वह क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। तो जिस पोर्शन में वह एक बूंद डाला गया है एसीटोन, उतने पोर्शन में आपको बहुत अधिक ठंडक का अनुभव होता है, समझे? तो बॉडी के टेम्परेचर को खींच लेता है कौन? एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर। और वह इवेपोरेट हो गया तो उतने दूर का बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए ठंडक अनुभव लगता है। तो कोई ये भी बता दिया हमको कि यदि ऐसा करें, जो एक बूंद डालते हैं तो इतना ठंडक लगता है, यदि गर्मी के दिनों में एक बाल्टी खरीद करके उससे स्नान कर लिया जाए तो तब क्या होगा? तो उसके बॉडी का टेम्परेचर सारा का सारा उसको इवेपोरेट कर देगा, तब तो उसको ठंडा मार देगा। मारेगा कि नहीं मारेगा? उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि जो पैसा खूब है हमको तो चले एक बाल्टी खरीद लेते हैं, गर्मी के दिन में उसी से नहाएंगे, खूब ठंडा लगेगा। तो ठंडा तो उस समय लगेगा, लेकिन उसके बाद माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में भर्ती भी होना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं करना। तो एसीटोन के कारण भी ठंडक उत्पन्न होता है, समझे? तो और इसके अलावे भी है, गर्मी के दिनों में लोगों को एडवाइस ये मिलता है कि जिन्हें सूती कपड़ा सबसे अच्छा होता है, सूती कपड़े का शर्ट पैंट पहनने से वह ठीक रहता है शरीर के लिए। कारण है, उसका भी कारण है। कारण क्या है? सूती कपड़ा जो होता है कॉटन का, वह गुड एब्जॉर्बर होता है, किसका? वाटर। तो गर्मी के दिनों में खास करके शरीर से क्या होता है? पसीना छूटता है, और पसीना छूटता है तो उस पसीने को वह क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और पसीना को जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो शरीर में कुछ ठंडक अनुभव होता है। तो इसलिए कहता है जो कॉटन के कपड़े पहनो। यदि पॉलिस्टर के कपड़े पहन लेते हैं लोग, तब क्या होता है? जो पसीना छूटता है और वह पसीना वह कपड़ा एब्जॉर्ब करता नहीं है, तो वह पसीना धीरे धीरे ऐसे सरकते सरकते कहाँ चला जाता है? जूता के अंदर, मोजा के नजदीक। और कुछ दिन के बाद वह मोजा, 2-4 घंटे के बाद वह मोजा इतना सुगंधित करता है कि क्लास में नाक बंद करके रहना पड़ता है सबको। तब खोजते हैं, गए किसका मोजा जो है सो सुगंध दे रहा है जी, समझे कि नहीं? तो ये सूती कपड़े और पॉलिस्टर के कपड़े, टेरिलिन के कपड़े, टेरिकॉटन के कपड़े, सब में अंतर है। तो गर्मी के दिनों में खास करके लोगों को एडवाइस ये दिया जाता है जो सूती कपड़े पहनो, ठीक है? इसके अलावा एक चीज और देखते हैं, वह क्या चीज है? जो गर्मी के दिनों में बोतल में पानी ले लिए फ्रिज में डाल देते हैं। फ्रिज में डाल तो दिए, और एक दिन के बाद जब फ्रिज से निकालते हैं और बाहर टेबल पर बोतल को रख दिए
तो बोतल के बाहरी सरफेस पर पानी के छोटा छोटा बूंद देखते हैं, देखते हो, मिला है ना, फ्रिज है ना घर में, तो वह पानी का बूंद कहाँ से आता है? बोतल के अंदर जो आइस बन गया है उससे निकला क्या? कभी विचार किया कि ये पानी कहाँ से आया बाहरी सतह पर? कभी नहीं विचार किया, लेकिन फ्रिज में रख करके पीने का काम तो होता है। बता जी, मतलब बोतल पर सरफेस होता है वो, और अंदर में जो आइस होता है उससे वो कूल हो जाता है, और एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है उसके नजदीक में उसको कूल कर देता है, उसको पानी आ जाता है, ड्रॉपलेट आ जाता है। हाँ, सही बोला। बोतल को फ्रिज से निकाले तो उसके अंदर जो पानी है तो वह जम करके आइस न बन गया है, तो आइस हो गया है तो बहुत कूल है वह, और जैसे ही एटमॉस्फेयर में रखे तो एटमॉस्फेयर में तो एयर है ना, तो एयर के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट तो दूर दूर होता है ना। अब बोतल के कंसर्निंग में आ गया, कंसर्निंग जैसे आ गया तो उसका प्रेशर बढ़ गया, तो ये पार्टिकल्स को क्या कर दिया? कंडेंस कर दिया। कंडेंस कर दिया तो वह फिर क्या हो गया? एयर क्या हो गया? एटमॉस्फेयर का, सराउंडिंग का लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और वही लिक्विड बोतल के बाहरी सतह पर छोटे छोटे बूंद के रूप में दिखाई देता है। देखते हो कि नहीं? वह बोतल के अंदर से नहीं निकलता है, बाहर का जो एयर है वह कंडेंस हो गया, उसके कारण बाहरी सतह पर वह वाटर के छोटे छोटे बूंद दिखाई देते हैं। तो इस चैप्टर में आपको इतना ही था, इसके बाद इस चैप्टर में अब कुछ नहीं है।